दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में अक्सर मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं, कभी भ्रष्टाचार के आरोप में तो कभी राजनीतिक मजबूरियों के चलते। लेकिन क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा है कि किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवा सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हों? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है, यह उनके जीवन का सबसे शर्मनाक दिन था जिसे उन्होंने खुद अपने अहंकार से अपने लिए तय किया। लेकिन आज हम धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं करेंगे, मोहरे तो आते जाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे वजीर की। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम के मुखिया की जिसकी गर्दन अब इस पूरे बवाल में ऐसी फंस गई है कि या तो उसे इस्तीफा देना होगा या फिर ताश के पत्तों की तरह यह पूरी मोदी सरकार ढह जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब कथित तौर पर मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो ऐलान किया उसने आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए। इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया था, एक ट्रैक रिकॉर्ड बताया जाता था कि नरेंद्र मोदी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते। मोदी जी जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आज देश के जेनजी युवाओं ने यह मुहावरा बदल दिया है। आज देश कह रहा है झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। पहली बार, जी हां, पिछले 10-12 सालों में पहली बार देश के युवाओं के उग्र आक्रोश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घुटने टेकने पड़े। अपनी मर्जी और अपने अड़ियल रवैये के खिलाफ जाकर उन्हें अपने सबसे करीबी मंत्रियों में से एक की बलि देनी पड़ी है। लेकिन क्या इसी से एक इस्तीफे से देश का युवा शांत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मोदी जी, आपने बहुत देर कर दी है। अगर यही इस्तीफा आपने पहले दिन ले लिया होता जब नीट के पेपर लीक होने के बाद 17-18 मासूम बच्चे मरे, बच्चे खून के आंसू रो रहे थे, अगर तब आपने जवाबदेही तय की होती तो शायद आज आप इन युवाओं के दिलों पर राज कर रहे होते। लेकिन आपके सत्ता के अहंकार ने और आपके इर्द गिर्द बैठे 5 मिलियन व्यूज वाले गोदी मीडिया ने आपका दिमाग खराब कर दिया। आज स्थिति यह है कि जो मोदी जी युवाओं के मसीहा बनते थे, आज वही मोदी युवाओं की घृणा का सबसे बड़ा पात्र बन चुके हैं। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह है कि यह किसी एक राजनेता के हाथ में नहीं था। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। अभिजीत दीपके जैसे युवाओं ने दिल्ली से लेकर पुणे तक देश की नब्ज टटोली। जब हजारों युवा सड़कों पर उतरे हैं तो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने इसे जन आंदोलन में बदल दिया। कोटा से लेकर देहरादून तक राहुल गांधी ने जो नई सीरीज शुरू की उसमें युवाओं का जो भयानक प्रतिसाद मिला उसने सरकार की नींव हिला दी। और जब इस्तीफा हुआ तो राहुल गांधी ने एक पल भी देर नहीं की, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे प्रधानमंत्री की गर्दन पर हाथ डाल दिया। राहुल गांधी ने बेहद तल्ख तेवर में सीधा हमला करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान केवल एक सिंबल थे, उन्हें तो जाना ही था। यह किसी एक व्यक्ति की हार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य की, हमारे छात्रों की आवाज की बड़ी जीत है। एजुकेशन सिस्टम कभी हमारी शान हुआ करता था जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया। उस पर लगातार आक्रमण किया गया, उसे कैप्चर किया गया और उसका निजीकरण किया गया। आज जो हुआ है वह छात्रों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का विरोध यही नहीं रुकेगा। उन्होंने सरकार के सामने 2 ऐसी शर्तें रखी हैं जिसने मोदी शाह की रातों की नींद हराम कर दी है। राहुल गांधी ने कोट करते हुए आगे कहा, हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बर्बर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। छात्रों के खिलाफ हुए बवाल के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और हम इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाएंगे। सोचिए, देश का विपक्ष अब सिर्फ मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री से माफी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक्शन की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है कि भारत की रोजगार, शिक्षा और संस्थागत व्यवस्था गंभीर संकट में है। यदि आज छात्रों की
आवाज नहीं सुनी गई तो भविष्य में इससे भी भयानक आंदोलन होंगे। दोस्तों 20 तारीख का वो दिन याद कीजिए। सोनम वांगचुक जैसे शांतिप्रिय व्यक्ति को जिस तरह से घसीटते हुए ले जाया गया, उसने पूरे देश में क्रोध की पहली चिंगारी भड़काई। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो किया, उसने इस देश में आग लगा दी। देश के भविष्य, हमारे छात्रों के साथ पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, वो किसके इशारे पर हो रहा था? गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। जब पुलिस बच्चों पर लाठियां भाज रही थी, तब न्यायपालिका में बैठे वकील हमलावर हो गए। किसान अपनी खेती छोड़ रास्तों पर उतर आए। हर तीसरा आदमी इस आंदोलन में शरीक होने लगा। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। और जब देश जल रहा था, तब हमारे देश का तथाकथित गोदी मीडिया क्या कर रहा था? सरकार को बचाने के लिए लीपापोती। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, जिन्हें मैं जर्नलिज्म टूरिस्ट कहता हूं, क्या कर रहे थे? उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि इस आंदोलन को दुबई से पैसा क्यों आ रहा है, कतर से खाना क्यों आ रहा है। इन चाटुकारों को देश के बच्चों के भविष्य नहीं दिख रहे थे, इन्हें सिर्फ अपना भविष्य दिख रहा था, क्योंकि इनका भविष्य नरेंद्र मोदी जी की जेब में है, सत्ता में बैठे आकाओं के जूते में है। ये वो ट्रेवलर हैं जो सत्ता के हिसाब से अपनी विचारधारा बदलते हैं। और आज जब सरकार ने घुटने टेक दिए, तो यही अर्नब गोस्वामी छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि सरकार ने बवाल रोकने के लिए इस्तीफा ले लिया। सरकार कितनी कमजोर हो गई है। वो खुद अपनी इस सरकार की कमजोरी को रेखांकित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकर्स को। जब जंतर मंतर पर इन पत्रकारों की वोटिंग हुई, तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी कि पत्रकारों को मारा जा रहा है। अरे चित्रा जी, आप काहे की पत्रकार हैं? आप तो सत्ता की कथित स्पोक्स पर्सन हैं। आप कहती हैं कि जब आप जम्मू कश्मीर जाती थी तो वहां लोग इंडियंस गो बैक बोलते थे। वो कश्मीर था, वहां अलगाववादी लोग थे। लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर देश का युवा आपको इंडियंस गो बैक नहीं कह रहा है, वो कह रहा है गोदी मीडिया गो बैक। क्या आपको ये बताते हुए शर्म नहीं आ रही थी? आपने इंस्टाग्राम पर मोदी जी की वाहवाही करते हुए मिलियन व्यूज तो बटोर लिए, लेकिन क्या आपने उसके नीचे कमेंट बॉक्स देखा? वहां देश का युवा आपको सिर्फ और सिर्फ गालियां दे रहा था। आपके पाले हुए अंधभक्त भी अब सरकार का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। आखिर मोदी जी की दुर्दशा क्यों हुई है? इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी का खुद का नेचर। उनकी फितरत बन चुकी है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। पहले के दौर में मीडिया नेताओं के लिए आईने का काम करता था। वो बताता था कि देश में क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या है। लेकिन मोदी जी, आपने क्या किया? आपने उस आईने को हटाकर उसकी जगह अपनी ही फोटोग्राफी, अपना ही सुहाना चेहरा लगा दिया। आपके इर्द गिर्द वास्तविकता बताने वाले लोग बचे ही नहीं, सिर्फ चरण भाट और चाटुकार बचे हैं। जब आप आईना देखते हैं तो आपको सिर्फ अपनी ही सुहानी तस्वीर नजर आती है। ऐसे में आप जमीनी हकीकत कैसे समझ पाएंगे? लेकिन याद रखिए, अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो दल आपके साथ सत्ता की मलाई खा रहे थे, उन्होंने भी आपको मैसेज देना शुरू कर दिया है कि पूरे देश में आपकी वजह से किरकिरी हो रही है, सरकार की साख मिट्टी में मिल चुकी है। आज देश एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस एक ट्रेलर है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि एक मोहरे की बलि देकर वो इस तूफान को शांत कर लेंगे, अगर उन्हें लगता है कि गुब्बारे की हवा निकल गई है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है। इस इस्तीफे से एक नई नींव डल गई है। विपक्ष अब और आक्रामक होगा। अब सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं, सवाल पूरी कार्यपालिका की जवाबदेही का है। अब मोदी जी की गर्दन पूरी तरह से फंस चुकी है। राहुल गांधी और देश के युवाओं ने साफ कर दिया है कि या तो मोदी जी अपनी गलतियों को सुधारें, देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे और अमित शाह पर एक्शन लें, या फिर इस देश में ऐसे ही जन आंदोलन होते रहेंगे जो बहुत जल्द पूरी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अब या तो मोदी जी को इस्तीफा देना होगा या ये पूरी सरकार हट सकती। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में